हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सोरेन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बेसिकली मैथमेटिक्स 2 के सब्जेक्ट को में पढ़ रहे हैं, जो हमारी यूनिट नंबर 2 से रिलेटिव है, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे पास 4 मेथड से मेथड नंबर 1 नोन सोल्यूशन मेथड। वन नोन सोल्यूशन मेथड के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इन वीडियो कॉल लेक्चर को आप देख लीजिएगा। आज मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा मेथड नंबर 2, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं तो भाई कंजूसी मत करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जैसे कि अगर आपको मोर फ्यूचर में अगर चाहिए तो आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले से हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि मैं इस टाइप की इक्वेशन की बात करूंगा। ये अपनी कॉपी के अंदर आप नोट कर लीजिए, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर टी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब हमारे पास क्वेश्चन में पी क्यू और आर जो होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। कई बार जो हो सकते हैं कि आपके कांस्टेंट हो और ये हमारे पास वेरिएबल भी हो सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर नॉट होमोजीनियस। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन में आप चेक कर लिए कि वो सेकंड ऑर्डर का है कि नहीं है। नंबर 2, देखिए कि जो हमारे पास पी और क्यू की जो वैल्यू दे रखी है, क्या वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर वो होमोजीनियस है तो हम उसको प्रीवियसली होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो होमोजीनियस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 4 मेथड हमारे पास आते हैं, जिसमें मेथड नंबर 1 होता है वन नोन सॉल्यूशन मेथड, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसमें मैंने आपको मेथड नंबर 1 आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, जिसमें अभी तक हम 4 वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 4। आज हम बेसिकली बात करेंगे लेक्चर नंबर 5, जो कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव पर बेस्ड होगा। तो अब रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी कोई सकते हैं कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म जनरेट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो किन कंडीशंस के अंदर यूज किया जाता है, तब हमें यूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने इक्वेशन को देख लीजिए कि आपके सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है कि नहीं लिखी है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाकर चल रहा है, यानी कि उसका कोफिशिएंट जो होगा वह यूनिटी होगा। ठीक, अब थोड़ा इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। इफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि जो हमारा वन नोन सोल्यूशन मेथड था उसमें हम क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द फंक्शन निकालते थे, उसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर हमारे पास जो इंस्पेक्शन मेथड जो होता है उसके थ्रू हम वहाँ पर कंडीशन नहीं निकाल पाते और हम क्वेश्चन को भी फर्दर सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का हम यूज करते हैं। इसमें लॉजिक ओवरऑल क्या होता है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो कोफिशिएंट जो हमारे पास देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 0 ले लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन जो है केवल डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स की फॉर्म में बच जाती है, जिससे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। अब वन बाय वन समझते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। ओके, तो देखिए, यहाँ पर पहली स्टेप हमारे पास जाएगी, हम यहाँ पर अपना कंप्लीट सोल्यूशन लेके चलेंगे y इक्वल टू बी वाई वन, जैसे कि हम प्रीवियसली वन नोन सोल्यूशन के अंदर लेके चल रहे थे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब कि हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपके पास बच्चों क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस वाई वन डी बी बाई डी एक्स। आपको इतना समझ में आया? अब इसी का हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि हमारे पास होगा क्योंकि इन दोनों के अंदर लग जाएगा मल्टीप्लाई का रूल, जो हमें मिलेगा डी वी डी टू वाई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई वन अपॉन डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स। इसी प्रकार इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो का रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, वाई वन डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स। अब देखिए, ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास रिपीट हो रही है, तो हम दोनों को क्या ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वी डी टू वाई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स वाई वन डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वाई जो हमने वाई निकाला हुआ है डी वाई बाई डी एक्स और
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देखिए जहां जहां मैं अगर आपको बोलूं कि भाई इस इक्वेशन को नोट कर ले तो उस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसको पीछे मुड़ के देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो हमने इन तीनों वैल्यू को हमने अपनी इक्वेशन के अंदर रखा। हमारी इक्वेशन क्या थी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर। हम इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो कहलाती है हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद ये वाली वैल्यू जो है डी वाई बाई डी एक्स की है, और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसमें v के कोफिशिएंट को हम अलग अलग करेंगे। तो v का कोफिशिएंट कौन कौन मिल रहा है, एक तो हमें v का कोफिशिएंट ये मिल रहा है ना। एक v का कोफिशिएंट हमारे पास क्या मिल रहा है, ये दोनों चीज हमें मिल रही है, राइट। और एक v का कोफिशिएंट हमारे पास ये मिल रहा है। इन सबको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। इसके अलावा फिर मैं dv बाई डी एक्स की वैल्यू को अलग अलग करूंगा, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर v लिखा, तो v कौन कौन दे रहा है हमारे सबसे पहले डी टू वाई बाई डी टू वाई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रहा है। देन हमारे पास p डी वाई वन अपॉन डी एक्स दे रहा है, और q वाई वन दे रहा है। वाई वन हमें कौन कौन दे रहा है, वाई वन हमें दे रहा है डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, और देन हमारे पास डी बी बाई डी एक्स इंटू पी के साथ, और फिर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म जो है वो हमारे पास टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस y1 का पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। इस y1 का अगर पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड करेंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, v अपॉन वाई वन डी टू वाई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई वन इक्वल टू ऑफ दिस मच। आपको अगर यहाँ तक इतना समझ में आ गया है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ हमको इतना समझ में आ गया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप करेंगे तो कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या कोई भी वीडियो लेक्चर देखें तो आप कभी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और दूसरा ये, क्योंकि हम टेक्स्ट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा वीडियो को फुल एचडी में देखिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए, और साथ में ईयरफोन लगा के सुनिएगा, जिससे कि आपके पास एक एक वॉइस एक एक वर्ड जो है आपको अच्छी तरीके से सुनाई पड़े। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जैसे हमने इसको जीरो किया हुआ, तो अब देखिए हमारा टारगेट क्या है वो समझ दीजिए। हमारा टारगेट ये है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम क्या इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यानी कि ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा हम क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो जाए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी टू अपॉन वाई वन डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू को अलग कर दिया और रिमेनिंग टर्म को अलग कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस डी बी बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को हम यहाँ पर जीरो कहेंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पी टू वाई वन अपॉन डी वाई अपॉन डी वाई वन अपॉन डी एक्स को करेंगे जीरो। इसी प्रकार आगे चल के ये जो वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर Q1 एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, Q1 एज्यूम कर लेंगे, Q1 एज्यूम कर लेंगे, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर R1 एज्यूम कर लेंगे। तो इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस Q1b इक्वल टू R1 की फॉर्म में, और इसी को हम आगे चल के नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आइए वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि p प्लस टू वाई वन अपॉन डी एक्स को हम जीरो के इक्वल कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या करा, p टू वाई वन अपॉन डी एक्स को हमने जीरो के इक्वल किया। जैसे इक्वल करेंगे इसको, अब मैं यहाँ पर मुझे निकालने किसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो सोल्यूशन अज्यूम किया था वो क्या किया था, y इक्वल टू वी y1। तो मुझे पहले इस y1 को यहाँ से निकालना पड़ेगा, जिससे कि जिसकी रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना मिल जाएगा, कुछ हमारे पास माइनस पी अपॉन टू वाई वन मिल जाएगा। इसको हम सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डी वाई वन अपॉन वाई वन का जो इंटीग्रल होता है वो क्या आता है, लॉग वाई वन कहलाता है, और यहाँ पर कहलाएगा मेरे पास इंटीग्रल माइनस पी अपॉन टू डी एक्स। यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट हमें यूज नहीं करना, सिंपल हमें इंटीग्रल करना है। हमने किया। तो अब चूंकि लॉग के साथ क्या होता है, हमेशा बेस ई होता है, तो हमें चूंकि यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, y1 की निकालनी। तो y1 की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, y1 इक्वल टू मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस पी अपॉन टू इंटीग्रल में। अब ये मेरे पास वो वैल्यू आ चुकी है जिसकी हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। अपनी कॉपी के अंदर आप नोट कर लिएगा, क्योंकि इसकी हमें आगे चल के रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इतना आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, या वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब thus this is required suitable substitution for the independent variable y equal to b y1, क्योंकि हमारे पास अब y1 मिल चुका है। अब हमारा काम जो है कि v को निकालना है, कि v को कैसे निकालेंगे। वेयर v1 इज गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 6, हम इक्वेशन नंबर 6 से इस y1 को हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 अभी हमने देखा था डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस पी अपॉन टू वाई वन था।
इसको यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आएगा d2y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 p, क्योंकि इन दोनों में लगेगा मल्टीप्लाई का रूल, तो हमारे पास होगा p dy1 अपॉन डी एक्स प्लस y1 dp बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा यहाँ पर dy1 अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देते, क्या है हमारे पास माइनस p अपॉन 2y1 और dp बाई dx हमारे पास ऐसे रहेगा, तो हमारे पास ओवरऑल हमारे पास कुछ मिल जाएगी p स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 4 y1 माइनस y1 अपॉन 2 dp बाई dx। अब जो मैंने वहां पर Q1 आपको अज्यूम किया था, Q1 जो बोला था, अब मैं उस Q1 की वैल्यू को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो Q1 मेरे पास क्या था, 1 अपॉन y1 d2y1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस p अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। अब देखिए d2y1 dx स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या ये है, इस वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, और dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या है मेरे पास ये, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वो एक्चुअल टर्म मेरे पास आ जाएगी जो मेरे पास Q1 जो हमें याद रखना होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, जैसे माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाय 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास सिंप्लीफाई होगी, और क्यू को मैं पहले लिख देता हूँ, तो क्या होगा क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स। अब आपको ये वैल्यू आपको याद नहीं, यानी कि अब आपके पास दो वैल्यू हो गई है। एक मेरे पास y1 हो गया है, y1 मैंने क्या निकाला था, y1 इक्वल टू मैंने निकाला था दिस इज e टू दी पावर माइनस इंटीग्रल p2 अपॉन 2 dx। ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैंने r1 की वैल्यू क्या लेगी थी, r1 मेरे पास था r अपॉन y1, तो r अपॉन y1 ये हमें याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मतलब कि इस मेथड्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को वर्किंग रूल में किस प्रकार से फॉलो करेंगे, यानी कि हम एग्जाम में कॉपी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं। देखिए, तो देखें मेरे पास है, तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म, तो ये हमें याद रखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन जो आई है जो हमारे को लर्न करनी है, उन सबको मैंने ब्लू लेटर में लिख रखा है, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो, सॉल्व करने में आसानी हो, जिससे कि हमें पिक्चर में जब हम देखते हैं किसी कलर में तो हम बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जैसे हम इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि Q1 और R1 मुझे क्या मिल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको इसका वर्किंग रूल बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको पूरा का पूरा जो हमने मेथड सॉल्व किया हुआ है क्योंकि किस प्रकार से सॉल्व करना है, सबसे पहली स्टेप आपको यहाँ पर अपनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लेनी है। ध्यान रखिएगा कि d2y बाई डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाकर चल रहा है। नंबर 2, जैसे इक्वेशन लिख लेंगे तो वहां से आप p q और r की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। r की वैल्यू निकालने के बाद अब यहाँ पर हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 हमारे पास क्या है, e टू दी पावर माइनस इंटीग्रल माइनस pt अपॉन t, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन मान लेंगे y इक्वल टू v y1। अब हमारे पास y1 आ चुका है, तो मेरे पास अभी अननोन कौन रह गया, v रह गया। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म जो हमने निकाली थी d2v अपॉन dx स्क्वायर q1v इक्वल टू r1, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस Q1 की वैल्यू मेरे पास क्या, Q1 की वैल्यू मेरे पास थी Q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 डीपी बाई डी एक्स। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, Q1 हमारे पास दो तरीके से मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एक तो कांस्टेंट मिल सकता है और दूसरा कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिल सकता है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, हाँ भाई ऐसा होता है क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके अलावा कुछ आपको कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, और आपका R1 क्या है हमारे पास R अपॉन Y1। अब देखिए Q1 का नेचर समझिएगा, यहाँ पर अगर Q1 की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिलती है तो हम यहाँ पर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन में ये मेथड फेल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेथड फेल हो जाएगा। कई बार बच्चे पूछते सर हम कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये मेथड हमें अप्लाई करना नहीं करना, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप क्वेश्चन में देख लें कि क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर Q1 की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म जो हमने निकाली थी, नॉर्मल फॉर्म मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशन थी d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस Q1v इक्वल टू R1, इसमें हमारे पास Q1 की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है तो ऐसी इक्वेशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में,
ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिएगा, CFPI निकालिएगा, वहां से आपको भी मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर Q1 की वैल्यू मेरे पास अगर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आती है तो हमारी इक्वेशन जो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमें होमोजेनियस का लॉजिक पूरा अप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम उसका वहां से वी क्यू निकालेंगे। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि हमें वी चाहिए। हमें क्या चाहिए? वी चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास Q1 R1 आ गया, उठा के हमने नॉर्मल फॉर्म में रख दिया। नॉर्मल फॉर्म में रखने के बाद हमने नॉर्मल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और नॉर्मल इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसको सॉल्व कर लिया और अल्टीमेटली हमने वी की वैल्यू को निकाल लिया। और निकालने के बाद जो हमने सॉल्यूशन जो कंप्लीट सॉल्यूशन मान के चले थे y इक्वल टू वी y1, उसमें हमारे पास हमने v की वैल्यू को रख दिया और वो हमारे पास ऐसे करके हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ओवरऑल जो आपको पूरी चीज को मैं समराइज कर देता हूं कि मैंने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव किन कंडीशन में यूज किया जाता है। नंबर 2, उसका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेरिवेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई क्लास टीचर आपको क्लास में इसको सॉल्व कराता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपको वर्किंग रूल के ऐसे सॉल्व करना है, इसलिए वो क्लास में सॉल्व नहीं कराया जाता है। नंबर 3, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ अपने क्लास में अपने इस लेक्चर को शेयर करिएगा, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर्स का यूज कर सके, उनको अच्छी तरीके से नॉलेज मिल सके कि किस प्रकार से हम सेकेंड ऑर्डर के अंदर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, लेक्चर में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि अच्छा लगा है कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता।